हेलो रॉकस्टार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप चिल करके पढ़ भी रहे होंगे। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी देख रहे हैं सोनू खाती लगातार आपके साथ बने हुए हैं। एक दिन हम आपके लिए लेट हुए, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है, लेकिन किंतु आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने कल पढ़ाया था अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन। हमने बोला था कि मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की क्रिया इट इज अ कॉल्ड ऑफ oogenesis। मेल इन स्क्रोटम इन स्पर्म मेक अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है। नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणुजनन कहलाता है। मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण अंडाणुजनन कहलाता है। पढ़ लिए होंगे इतना। इसके जस्ट बताया था मैंने आपको भैया इस पर क्या करेंगे आप, दो हार्मोन्स आते हैं, एक एफएसएच और एक एलएच। दैट इज एफएसएच क्या करता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये पुट्टी की प्रेरक हार्मोन है, ये पुट्टिकाओं पर कार्य करता है। और इसके जस्ट बताया था मैंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर कार्य करता है और अंडाणुओं को पोषण प्रदान करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं, जो शुक्राणुओं के पोषण करता है, जैसे मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी पेज नंबर 25। ठीक है भैया। और मैंने बताया था अंडाणुजनन की क्रिया में दो शामिल हार्मोन है, एफएसएच और एक जीएनआरएच। इतना ही पढ़ाया था। तो आज हमें उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भैया क्या हुआ, वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र बताइए भैया। हर बार आपको इसमें पूछा गया है, आपके सीरीज में भी दिया गया है। तो उसी को समझाने के पर्पज से और उसी मकसद से हम यहाँ पे आए हैं। तो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे। आज थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है, लेकिन किंतु सही पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। आपके 2 नंबर भी मेरे लिए बहुत आईएमपी है। ठीक है भैया, करें शुरुआत। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं भैया क्या होगा। पहली बात तो समझ लीजिए भैया, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो इसी मकसद से डाल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। भैया क्या है, वृषण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पहली बात तो सुन लीजिए, जितने स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप कमेंट कीजिएगा। मुझे कैसे पता चल जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं देर सवेर देख ही लूँगा। ठीक है भैया, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो भैया क्या हुआ, वृषण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का काट के चित्र का के क्षेत्रफल का चित्र किसी भी मकसद से पूछा गया, किसी पर्पज से पूछा गया है, लेकिन हर बार पूछा गया है। ठीक है, एक मिनट। ठीक, मैं देख रहा हूं। किसी भी मकसद से पूछा गया हो, किसी पर्पज से पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है वृषण के चित्र के क्षेत्रफल, सॉरी वृषण का चित्र पूछा गया है आपसे। मैं आपको हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा और मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसे रटिए मत, समझिए बस। ठीक है। तो मान लीजिए, व्हाट इज दिस, क्या ही बना दिया है। कुछ नहीं बनाया है, अभी तो बस समझ में आ रहा चाहिए भैया। तो भैया इसको क्या हुआ, 2 भागों में बांट दिया। इसी हमारे प्रश्न को हमने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में क्या कर दिया भैया, इसको बांट दिया। कि हम तो जानते हैं वृषण की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है, 2 पाए जाते हैं भैया। लेकिन याद रखिए, इसी वृषण में क्या होगा भैया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो जाता भैया। अब तो बताइए सर क्या है ये, बताइए क्या है ये। देखिए सर क्या है भैया, ये एपिडर्मिस, इसे बोलते हैं आपके उसमें अवधिवृषण, एपिडर्मिस। ठीक है भैया। और इसी एपिडर्मिस के ऊपर
इसी एपिडर्मिस के ऊपर क्या है भैया, पहली बात तो सीखिए भैया, थोड़ा समझने का पर्पस बता रहा हूँ कि आई एम सॉरी मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा शांति रखनी थी जो कि मैंने रखी नहीं, मैं आपको जल्दीबाजी में समझा दिया, गलती के लिए माफ करें। लेकिन आपसे मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन सही हो, आपको कंपटीशन एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं ये भी मुझे पता है। इसमें भैया क्या होती है, ब्रसन में जो चित्र है देख रहे हैं आप, इसमें 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है भैया, 3 लेयर। आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, तो जो शांति रखिए। क्या ही पेन उठा लिया आपने, अब बताइए मैं क्या लिखवाऊंगा इसमें, आपको पता है क्या? तो पेन मत उठाइए, अभी तो ध्यान से देखिए बस। जब मैं खुद कहूँगा आपको राइटिंग करना है तो आप राइटिंग करिए, मैं कहूँगा आप समझना है तो आप समझिए। आपको तो 25 मिनट के वीडियो देखने में भी इतने आलस आ रहे हैं जैसे बस पूछो मत कौन सा पहाड़ छोड़ दिया। मैं आपको कोई नहीं थोप रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है भैया? ठीक है, तो 3 लेयर पाई जाती है। एक लेयर तो ये हो गई, अलग अलग कलर से बना देता हूँ भैया, अलग अलग कलर से बना देता हूँ, थोड़ी अच्छी लगे, ताकि अच्छी लगेगी तो आपको देखने में मजा आए। आप इसे कहाँ तक बनाएंगे तो पूरा बना लीजिएगा ऐसे ही, हाँ ठीक है। तो भैया इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजेनेरिस। ये भैया हो गई ट्यूनिका के पास, जो भी हुआ इसकी थर्ड लेयर का याद नाम है, बहुत टफ नाम है, वो आपसे याद होगा नहीं, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपको याद करेंगे नहीं तो मैं बताऊंगी क्यों? जो आपको किसी काम की है वो पूछा गया तो वही बताएंगे भैया, ठीक है भैया? ठीक है, ठीक है भैया। आप बना दीजिए इसके ऊपर लेयर, आप ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके बना लीजिए भैया आप। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। तो अब आप परिभाषा में क्या लिखेंगे बताइए मुझे? भैया ब्रसन के ऊपर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जैसी संरचना पाई जाती है उसे बोलते हैं हम अधिब्रसन। इसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अधिब्रसन। कि ब्रसन के जो अनुप्रस्थ ब्रसन के ऊपर जो घुमावदार सीढ़ी के समान एक संरचना होती है उसे बोलते हैं क्या, हम अधिब्रसन। कोई समस्या? कोई समस्या? तो कोई समस्या है नहीं, तो इतना ही बताया कि बस अभी क्या होगा भैया, और ये संरचना आगे जाकर एक नलिकाकार संरचना बनाती है, इसे बोलते हैं अपन शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका। और भैया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ कि ब्रसन के अंदर, ब्रसन के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल से पाए जाते हैं, ब्रसन पालिकाएं पाई जाती है भैया। याद रखने वाली चीज है भैया कि एक ब्रसन के अंदर कितने लोब्यूल से पाए जाते हैं, 200 से लेकर 250 पालिकाएं। मतलब कहने वाला एक खेत है आपके पास, और एक खेत में आपके पास कितनी पालियां बन सकती है? तो कभी कभी मतलब से 1 एकड़ है, मतलब आपके पास 1 एकड़ जमीन है, मतलब आपके पास मतलब 1 एकड़ में आप पालियां बना रहे हैं, तो आपके पास ट्रैक्टर का जो पहिया है बराबर है, ठीक है, ट्रैक्टर पहिया बराबर ही होते हैं, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो ये वो ट्रैक्टर पहिया कितनी पाली बना सकता है, 50-60? तो हम कह सकते हैं कि 1 एकड़ में 60 पालियां बनती है। तो अब इसमें भी वही कह रहा हूँ मैं कि एक ब्रसन में कितनी पालियां बनती है भैया, 200 से लेकर 250 तक। एग्जाम्पल आपको अटपटे ही देने पड़ते हैं कि आप तो बस कुछ भी सोचते हैं नहीं, अब तो रटना है भैया, रटना है। नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं रटना है, अपने दिमाग में बस इतना सा कचरा निकालिए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ब्रसन के अंदर भैया क्या होती है, 1 से लेकर 200 से लेकर 250 तक पालिकाएं पाई जाती है। चलिए हो गया भैया। और इन पालिकाओं के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मैं लिख दूं भैया? तो भैया कोई हु हल्ला मचेगा भी नहीं, कोई हु हल्ला मचेगा भी नहीं, तो भाई कोई समस्या होगी भी नहीं।
कोई समस्या होगी भी नहीं। तो ये नीट के पर्पज से होता है एमपी है। आपने बोला है भैया किसी में 2 भी होगी, किसी में 3 भी होगी, किसी में 1 भी होगी, किसी में 1 भी होगी, किसी में 1 भी होगी। तो चले भैया 1 भी बना ले, तो 1 को भी क्यों बुरा लगे भैया, तो 1 भी बना ली हमने। किसी में 2 भी है, किसी में 3 भी है। तो कहने का पर्पस क्या है, कहने का पर्पस ये है कि एक जो हमने पहले ये बोल दिया भैया ये पालिकाएं हैं, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल से हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल से हैं तो इनको बोला गया एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। इट इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब ये शुक्रजनक नलिकाएं कहलाती है। कोई समस्या नहीं होगी भैया, कोई काहे माथा पकड़े हैं फिर, कोई समस्या है ही नहीं आपको, आप तुम्हें बिन बात में टेंशन ले रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं होना है, हर बार तो रिपीट क्वेश्चन आता है, इस बार रिपीट क्वेश्चन ही आएगा। तो जब रिपीट क्वेश्चन आएगा तो मैं कह रहा हूँ भैया कितने भैया कितनी है, 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित संरचनाएं पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है भैया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखी दूं तो भैया इनको क्या बोला अपन ने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको हिंदी में लिख दें तो भैया शुक्रजनन नलिका। अब आप बोलेंगे यहाँ भी तो है, तो यही तो शुक्राणु को लेके जाएगी, यही तो शुक्राणु को लेके जाएगी। तो चलिए उसकी भी कोई समस्या हुई नहीं है आपको अभी तक, तो कोई समस्या हुई नहीं है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको। ये सारी संरचनाएं ऐसे 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 भैया चलने दीजिए इसको, तो ऐसे ही ऐसे चलने दीजिए इसको। तो इसको ऐसे चलने दीजिए भैया। ठीक है भैया, सारी संरचनाएं ऐसे ही मिल जाएगी। उसको बोलेंगे भैया ये कौन सी नलिका, शुक्रजनक नलिका। तो ये क्या थी, ये शुक्रजनन थी। शुक्रजनन और शुक्रजनक में अंदर समझिए भैया, एक से तीन जो संरचनाएं पाई जा रही है उसे बोलते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये है शुक्रजनक नलिका, शुक्राणु को लेके जा रही है। ठीक है भैया, कोई समस्या, कोई समस्या। तो याद रखिएगा इसी वृषण के ऊपर क्या पाई जाती है भैया, वृषण के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड। पहले लिख दूं भैया कि वृषण पालिका की संख्या क्या है आपके अंदर। मानव में वृषण पालिका की संख्या कितनी होती भैया, 200 से लेकर 250। और इसी वृषण पालिका में भैया कितनी, 1 से लेकर 3 कुंडली संरचना है भैया, उसे बोलते हैं शुक्रजनन नलिका। शुक्रजनन नलिका, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या, शुक्रजनन नलिका। ठीक है भैया, और हमारे वृषण पर काउपर और प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, काउपर और प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए, जब काउपर और प्रोस्टेट ग्लैंड में एक बीमारी रहती है जिसे बोलते हैं बीपीएस, ये नीट के पर्पज से है। ठीक है भैया, इसे जो है नीट वाले लिख लीजिए, जो नीट करनी है आगे वो लिख लें। मैं तो समझा रहा हूँ नीट के बारे में आपको, नीट के बारे में समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में समझा रहा हूँ। आप तो बहुत परिचित आदमी हैं, मेरे बड़े घने मित्र हैं आप। नहीं है घने मित्र भी, मैं जानते नहीं आपको, मैं कैसे घने मित्र हुए आप मेरे, नहीं है। चलिए हंस दीजिए फिर, आप बहुत बड़े गौर से देख रहे थे अभी भी, तो काउपर और प्रोस्टेट क्या ही बता दिया हमें। तो काउपर और प्रोस्टेट कुछ नहीं बताया आपको, कुछ नहीं बताया भैया। अब तो इतना परेशान ना ही हो तो बेहतर है। तो भैया ऐसी कोई काउपर ग्लैंड आपके शरीर पर ऐसे पाई जाती होगी, तो इसे ही बोलते हैं काउपर और प्रोस्टेट ग्लैंड। एक जोड़ी में पाई जाती है काउपर और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बीपीएस एक बीमारी है, इसे बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट सिंथेसिस, जो भी हुआ। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जब हमारे कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं या हमारे घर पर कोई किसी महिला को बीमारी होती है, मतलब महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है, तो कभी रुक कर यूरिन आता है, रुक रुक कर आता है, मतलब कभी आता ही नहीं है,
तो रुक रुक कर जब यूरिन आता है तो उन्हें बोलते हैं बीपीएस। तो 70 साल के बुजुर्ग अब एक डॉक्टर के पास गया, तो सब डॉक्टर साहब से बोला सब रुक रुक के यूरिन आ रहा है हमें। डॉक्टर ने बोला आपकी क्या उम्र है? बोला 70 साल है। चलिए आप तो बाप दादा बन गए, आपको तो कोई जरूरत है नहीं अब किसी चीज़ की, मतलब शादी वादी की जरूरत है नहीं आपको अब। तो उन्होंने क्या करा भैया, प्रोस्टेट का ऊपर ग्लैंड निकाल दी। यही क्या कर रही थी, सही साथ काम नहीं कर रही थी। इसीलिए क्या होता है, बीपीएस की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, काउपर प्रोस्टेट ग्लैंड को हम निकाल देते हैं। जैसे क्लियर, ये आपके पर्पस का नहीं है, ये आपके नीट के पर्पस का है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताया हूँ कभी भी आपसे कोई कॉन्सेप्ट पे पूछ ले तो आप गलत ना करें। ठीक है भैया, आज थोड़ा रोशनी का थोड़ा चकाचक है, तो जितने भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को शिद्दत से देखिएगा, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अभी तो बहुत सारा पढ़ना है आपको, इसमें बहुत सारा पढ़ना है आपको। अभी तो ऑनलाइन माध्यम में तो आप कुछ भी बोल सकता हूँ मैं नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, आउट ऑफ नहीं बोलते अच्छे बच्चे। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये आपका हो गया वृषण। वृषण में हो गया, हमने देखा भैया वृषण के ऊपर एपिडर्मिस होता है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा समझा दूं, इसे बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो मैं आपको क्या बताऊंगा बस, तो जितना बताया है इतना याद रखिएगा कि हमने क्या हुआ, वृषण की अनुप्रस्थ काट देखने पर वृषण के ऊपर हमें एक अतिकुंडली संरचना मिलती है जिसे एपिडर्मिस यानी अधिवृषण कहते हैं। वृषण के ऊपर काउपर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है जिससे बीपीएस नामक बीमारी होती है। वृषण पालिका में 200 से लेकर 250 नोड्यूल्स होते हैं और इसी वृषण पालिका में 1 से 3 अतिकुंडली संरचना होती है जिसे शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ठीक है भैया, वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। ठीक है, और लीडिंग सेल क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, कोई समस्या? तो हम कह सकते हैं फिर एक ही स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु संरचना देखने में चल होते हैं और ये अंडाणु के पास जाकर कौन सा था यार, फेलोपियन ट्यूब में जाकर निषेचन क्रिया संपन्न करते हैं। कभी कभी क्या, किसी केसेस में क्या होता है, कभी कभी अंडाणु सही समय पर नहीं पहुंच पाता, तो कभी शुक्राणु पहुंचने में लेट जाता है, इस कारण निषेचन की क्रिया नहीं होती और इस प्रकार आवर्तक चक्र होता है। अब तो बस बताइए, बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बता दिया मैंने आपको। इसमें मैंने ये बोला है, अब बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, आवर्तक चक्र भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम उस टॉपिक पे गए ही नहीं है, महिला वाले टॉपिक पे हम गए नहीं है। लेकिन आपसे हर बार पूछा गया कि भैया आवर्तक चक्र क्या है, इसको प्रभावित करने वाले 2 हार्मोन बताइए। आपसे इसी पर्पज से पूछा गया कि आपको याद है। तो मानो अपने बारे में नहीं पढ़ेगा तो किसके बारे में पढ़ेगा? कभी कभी तो क्या होता है, किसी स्कूलों में ऐसे टॉपिक्स को छुड़वा दिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये हम उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यानी सेक्स एजुकेशन आवश्यक है? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल हाँ, जरूरी है, ताकि किसी भी लड़के और लड़की को अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने में कोई संकोच प्राप्त ना हो। अभी एक रोग है सिफिलिस, जो गोनोरिया रोग होता है वो सिफिलिस के कारण होता है। अभी पूछा गया है, अभी भी पूछा गया भैया, इस जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ ना, कौन सा अर्धवार्षिक वाला, इसमें किसी बच्चे को नहीं याद है। अब बताइए उसका कारण क्या है? हम ही तो हैं, हम टीचर ही तो हैं जो आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, और आप स्टूडेंट तो हैं जो शर्मा रहे हैं। तो जब हम मेरी कहानी सुनिएगा, जब मैं जेसीआई में गया, जेसीआई कोचिंग मेरी कोचिंग थी, तो मैं गया उसमें, तो जब मैं सोचा यार लेसन कैसे पढ़ेंगे, इसमें तो इतनी हंसी आएगी या ये, कुछ नहीं हुआ। आप अपने बारे में पढ़ेंगे तो अपने बारे में हंसेंगे, तो बस आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? मान लीजिए हमारे घर में हमारे किसी बहन को ऐसी बीमारी हो जाती है, तो हम डॉक्टर के पास उसे लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, कि शर्माहट के मारे नहीं जाएंगे घर से बाहर, फिर जान से हाथ धो बैठो। तो इसी पर्पज से पढ़ा रहा हूँ कि आप बस चीज़ों को सीखें। अब ये प्रश्न पढ़ाया है भैया, प्रश्न बताया कि प्रश्न पालिका भी होती है, आपको तो 80 से पहले पता ही नहीं था आज तक। भैया बताया कि 1 से 3 कुंडलित शुक्राणुजनक नलिका होती है, ये भी आपको पता नहीं था। भैया बताया कि वृषण का ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, आपको पता नहीं था, आपको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको कुछ पता था, लेकिन आप जानना नहीं चाह रहे थे। एक लाइक तो बनता है बस, एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, कर दीजिए लाइक कर दीजिए। नहीं करना है मत करिए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। तो आपकी इच्छा में तो आपसे कह रही हूँ कि आप यू सब्सक्राइब मी माई चैनल प्लीज। नो, पढ़ना आपको है, जिंदगी आपकी बननी है, बनाना आपको है।
ठीक है, तो मिटा दो भैया, इसको मिटा दो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और मैंने बताया भी बहुत शिद्दत से बताया है। तो आप होमवर्क कर लिया होगा आपने, शायद आपने होमवर्क कर लिया होगा। मैंने बोला था भैया शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर लिख लीजिए और शुक्राणु और अंडाणु में अंतर लिखिए। तो अभी अंडाणु पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में कि क्या हुआ। मान लीजिए अंडाणु बाहर नहीं आता है, ठीक है भैया, कभी महिला के शरीर से अंडाणु बाहर नहीं आता, लेकिन स्पर्म की बात करें तो वो चल जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो स्पर्म जा सकता है, तभी तो भैया निषेचन क्रिया होती है। अंडाणु बाहर आता है, लेकिन जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से होती है तो बॉडी रप्चर के माध्यम से, उसकी बॉडी रप्चर होती है तो वो वेजाइना के थ्रू आता है। तो जैसे हम बोलते हैं 7 दिन की क्रिया होती है, 4 से 5 दिन की क्रिया होती है, जैसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। तो वो बॉडी रप्चर के माध्यम से बाहर आता है, ठीक है। और जब हमने बोला भैया कि क्या होता है निषेचन के लिए, वह क्या होता है, शुक्राणुओं का समय पर पहुंचना आवश्यक है। शुक्राणु की उम्र होती है 24 से 48 घंटे, क्योंकि उसकी होती है 48 से 72 घंटे। जब किसी अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, कार्पेस ल्यूटियम धीरे धीरे मात्रा में टूटता है, उसकी बॉडी रप्चर होती है और ब्लड निकलता है, ठीक है भैया। और मैंने बताया था कि शुक्राणु चल होता है, अभी याद बताया जस्ट आपको, अंडाणु अचल होता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब तक तो पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो आपसे एक सवाल बार बार पूछा गया है भैया कि मनुष्य नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, और इसके एग्जाम आया कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, लेकिन आप हर बार छटपटाए हैं। मैं कहता हूँ आपको छटपटाना नहीं है, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो बना ले भैया नर जनन तंत्र का चित्र। तो नर जनन तंत्र का चित्र बनाए, उससे पहले मैं आपसे कहता हूँ भैया क्वेश्चन तो लिखिए यार, कैसे काम चलेगा। जो स्टूडेंट शिद्दत से देखेगा वो गारंटेड है मेरी 90 नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली क्रॉस करेगा। लेकिन जो स्टूडेंट ये सोचता है यार तो सर तो पका आ रहा है, दोस्त पका नहीं रहा हूँ, इंटरेस्ट आपकी इच्छा है, आप लेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, वरना क्या ही इंटरेस्ट आएगा। पढ़े पढ़ाए सब पढ़े पर पढ़े ना कोई, नोट्स जाने से कुछ नहीं होगा, पिछला आपको बार बार रिवाइज करना होगा, ये भी साथ साथ चलना होगा, तभी आप बायोलॉजी में 95 प्लस कर सकते हैं। एक अलग बात है कि आपके स्कूल वाले प्रैक्टिकल में आपको नंबर कम दे, किसी भी आपसे कारण, तो उनको मनाइए, 29 में से 30 नंबर लीजिए, 29 तो ले ही लीजिए, बाकी तो मैं देख लूंगा, 60 नंबर तो मैं ही दिवा दूंगा तुम्हें। तो 90 नंबर तो हो गए आपके, कहाँ गए, कहाँ गए भैया। तो ठीक है, देखेंगे। तो ना तंत्र का चित्र वर्णन कीजिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ चलिए थोड़ा सा बनाए चित्र। सॉरी बहुत टफ नहीं है, बहुत स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज आपको गलत नहीं पढ़ाई जा रही है, इतना शिद्दत से ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है कि जो मैं वहां पर देख रहा हूँ, मेरे पास ना कोई यहाँ पे फ्री सीरीज है, ना मेरे पास यहाँ पर कोई नोट्स है। अब बोलो तो कैमरा दिखा के बता दो क्लियरली, दैट इज अ दैनिक भास्कर भैया, ठीक है। और ये भी देख लीजिए, दैट इज अ ये खाली भैया। वो बताइए, कुछ नहीं है, मैं कह नहीं कह रहा हूँ आई एम ग्रेट, मेरा चुल्लू भर भी योगदान नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप भी उतनी शिद्दत से पढ़िए, जब आपको याद होगा चीजें तो अब भी आप अपने मुंह से ही बड़बड़ाएंगे, ऐसे ही, ठीक है भैया। कभी कभी हो जाता है यार, मिस्टेक है क्या, मेरा हाथ में स्केच पेन तो है नहीं, तो एलईडी होगी, सही बनेगा एकदम।
अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं भैया नहीं आएगा, तो ये तुम पेपर देखा है क्या यार? तुम पेपर नहीं देखा है तो कहाँ है कर रहे हैं भैया? ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या भैया? कोई समस्या भैया? हाँ, आपकी जो नवबोध है शिवलाल है उसमें थोड़ा सा चित्र इसका अलग दिया है भैया, थोड़ा ध्यान से देख लेना उसको। मुझे तो बाकी मैंने तो एनसीईआरटी में यही देखा है और मेरे सर ने मुझे यही पढ़ाया नीट वाले ने भैया। मैं आपके सामने क्या ही नाम लूँ पीयूष तिवारी का, मुझे मैं पीयूष तिवारी सर के पे पूरा भरोसा है, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ, पीयूष तिवारी सर का नाम नहीं लूंगा यहाँ। तो बताऊंगा आपको कि क्या हुआ। चलिए भैया ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं भैया हम क्या, शुक्र जनन, शुक्र जनक नलिका, शुक्र जनन नलिका। इसे बोलते हैं भैया क्या, वृषण कोश। इन्हें क्या बोलते हैं भैया अपन, वृषण। सही बात है। अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे आप शायद कि आप तो क्या ही पढ़ा रहे हैं महोदय। अब आप क्या ही पढ़ा रहे हैं महोदय, थोड़ा सा मोबाइल भी सही कर लेंगे भैया। जब क्या ही पढ़ा रहे हैं तो क्या ही समस्या होगी, क्या ही समस्या नहीं होगी तो बिल्कुल समस्या नहीं होगी। ठीक है भैया, कोई समस्या? एक मिनट, ठीक है भैया, एक मिनट। मुझे लगता है इतनी देर का दिख नहीं रहा था आपको, तो कहाँ भाग रहा है यार? चलिए, हर संघर्ष की एक कहानी है दोस्त, कभी कभी खुद को ही कुछ करना पड़ता है, बिना करे कुछ जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल एकदम गलत, कोशिश इतनी शिद्दत से करो कि आपकी हार ही ना हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं तो अच्छी बात है। तो वृषण में, वृषण कोश में क्या पाया जाता है भैया, वृषण पाया जाता है। ठीक है भैया, ठीक है। अभी हमने पढ़ी थी संरचना कि पराग कोश में क्या पाया जाता है भैया, पराग कर्ण। तो वृषण कोश में क्या पाया जाएगा भैया, वृषण पाया जाएगा। ठीक है, इन्हें बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। अब क्या ही बताऊं, इसे बोलते हैं भैया क्या, इसे बोलते हैं मूत्रनाल। भैया इसे क्या बोलते हैं भैया, सीसन। इन्हें आप इंग्लिश में बोलेंगे इसे पेनिस। भैया ठीक है, क्या है ये भैया आपका मूत्राशय, जैसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में, गॉल ब्लैडर तो नहीं बोलेंगे, जैसे कुछ बोलेंगे पर तो पता नहीं एग्जैक्टली इसी बात। ठीक है, ओके भैया, सारे चित्रों का वर्णन कर दिया मैंने, सारे चित्रों का वर्णन कर दिया मैंने भैया, बता दिया भैया, और बता दिया मैंने, मतलब कहने का मतलब आपको वही चीज बता रहा हूँ जो सही एनसीईआरटी में बेस्ड है। थोड़ा सा मैं भी कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं भूल रहा हूँ शायद, तो ये मुद्रा से हो गया। ठीक है, ओके ओके भैया, ठीक है गुरुदेव, ठीक है, ठीक है, ओके, इतना ही है। और इतना ही पढ़ लियो, जब इतना ही पढ़ लियो तो इतना समझ में भी आएगा। तो हमने नर जननतंत्र चित्र पढ़ा है और इसमें बता रहा हूँ भैया शिद्दत से, ठीक है सर। हमने नर जननतंत्र सॉरी पुरुष के जननतंत्र का चित्र का वर्णन देखते हुए हम पाते हैं कि भैया उसमें क्या होता है, एक वृषण कोश पाया जाता है, इसमें वृषण दो जोड़ी वृषण रखे होते हैं, एक जोड़ी वृषण रखे होते हैं, मतलब एक जोड़ी मतलब एक चप्पल एक चप्पल हो गई, चप्पल, लेकिन बोलते क्या उसको, एक जोड़ी, एक पाँव की चप्पल एक पाँव की चप्पल, बोलेंगे क्या, एक जोड़ी। अब हम देखते हैं कि वृषण कोश में क्या होता है भैया, वृषण कोश रखे होते हैं,
वृषण कोश के अंदर से शुक्राणुजनक नलिकाएं निकलती है जो क्या हो जाती है भैया, गॉल ब्लैडर में। क्यों? अब बताइए सर ये क्या सिस्टम हुआ? तो यहाँ के जो शुक्राणु भैया यहीं पे तो जाएंगे, ठीक है भैया, मतलब इसके शुक्राणु कहाँ जाएंगे भैया, इसमें ही जाएंगे, वो पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है भैया, पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ क्या, वृषण में वृषण कोश पाए जा रहे हैं, शुक्राणुजनक नलिका है, शुक्राणुजनक नलिका से भैया क्या हुआ, मूत्रनाल है, मूत्रा से मूत्रनाल, मूत्रनाल से भैया क्या हुआ, पेनिस। तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड। ओके भैया, तो इतना पढ़िए, जब इतना कंप्लीट हो जाए तो अगला लेक्चर भी देख लीजिएगा। जब अगला लेक्चर आ जाएगा भैया तो आप भी चैनल में रुक करके पढ़िएगा। तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास है रविवार को, अगर जब आपकी एक्स्ट्रा क्लास है तो आप देख लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।